फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं पुष्प एवं पुष्प क्रम के बारे में। दोस्तों, पुष्प जो है किसी भी पादप का बहुत मुख्य अंग होता है। पुष्प पादप का जननांग कह सकते हैं हम। पुष्प के अंदर नर व मादा जननांग होते हैं। दोस्तों, पुष्प के मुख्यतः चार भाग होते हैं। वैसे एक होता है कैलिक्स, दूसरा करोला और इसके अलावा एंड्रोशियम एवं गाइनोशियम। एंड्रोशियम नर जननांग कहा जा सकता है, जबकि गाइनोशियम मादा जननांग। फ्रेंड्स, इसमें कैलिक्स जो है ये सबसे बाहर, मतलब जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है इसको आप कैलिक्स मान सकते हैं। और उसके बाद में जो रंगीन पंखुड़ियां होती है उनको हम कोरोला कह सकते हैं। तो सबसे बाहर हरी संरचना जो है वह कैलिक्स है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी को हम, उस इकाई को हम क्या कहेंगे, कैलिक्स की इकाई जो होती है उसको हम सेपल कहते हैं। इसको बाह्यदल कहा जाता है हिंदी में। ये कैलिक्स जिसकी इकाई को सेपल कहेंगे, जबकि इसको कोरोला, इसकी इकाई को हम, किसी एक रंगीन पंखुड़ी को हम पेटल कहते हैं। तो दोस्तों, यहां पर यह ध्यान रखना है कि कैलिक्स की इकाई सेपल है, जो कि सामान्यतः हरे कलर की होती है, ग्रीन होगी, जबकि कोरोला की इकाई पेटल है और ये रंगीन संरचना होती है। यानी जैसे कि गुलाब की एक पंखुड़ी है जो रंगीन दिखता है, वो क्या है, कोरोला है। इस तरह से सब। अब एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये जो संरचनाएं होती हैं, जैसे कि इस प्रकार से जो ये संरचना दिख रही है, इसको हम एंड्रोशियम कह सकते हैं। और यहाँ केंद्र में जो फूला हुआ भाग रहेगा इसमें, अगर यहाँ पर इसको हटाकर अंदर वाला व्यू देखना चाहें तो इस तरह से जो फूला हुआ भाग है यह होगा गाइनोशियम। ठीक है। और गाइनोशियम के भी अलग अलग भाग, ये ओवरी है, यहाँ सबसे ऊपर स्टिग्मा वर्तिकाग्र, इसको वर्तिकाग्र कहेंगे। ये वर्तिका या फिर स्टाइल, ये वर्तिका है। और यह ओवरी यानी कि अंडाशय। दोस्तों, आपको यहां पर संरचनाओं में दोनों तरह के नाम याद होना जरूरी है। आपको सीधे ओवरी भी कह सकते हैं, अंडाशय भी कह सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिलाकर हम उसका पिस्टिल भाग या फिर गाइनोशियम भाग कह सकते हैं। गाइनोशियम और एंड्रोशियम ये मुख्य जननांग है। ये किसी पुष्प में एक साथ भी उपस्थित हो सकते हैं या अलग अलग भी। जैसे कि कोई पुष्प अगर एक लिंगी कहला रहा है, किसी पुष्प को हमने कहा कि ये एक लिंगी पुष्प है, तो इसमें या तो नर भाग होगा या मादा भाग। कैलिक्स करोला तो होंगे उसमें, और उसके अंदर या तो फिर ये मादा भाग है या फिर ये कोई एक नर भाग। तो ऐसे पुष्प को हम नर या मादा पुष्प कहते हैं। या तो नर पुष्प होगा या फिर मादा पुष्प होगा। अगर कोई द्विलिंगी पुष्प है, यानी कि उसमें नर व मादा संरचनाएं दोनों एक साथ है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया। अब दोस्तों, एक और संरचना यहाँ पर होती है जो पुष्प को आधार प्रदान करती है, जिसको हम पुष्पासन या फिर थैलेमस कहते हैं। थैलेमस या पुष्प का आसन, पुष्पासन, यह भी एक महत्वपूर्ण संरचना है। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें पुष्पासन खाने योग्य भाग होता है, जैसे कि एप्पल में आप देख सकते हैं। ठीक है, एप्पल या सेवफल जो होता है उसका पुष्पासन खाने योग्य भाग होता है। फल का भाग तो काफी अंदर होता है। अब दोस्तों, एनसीईआरटी में इन भागों को और इन चीजों को किस तरह से क्वेश्चन लेवल पर डिस्कस किया है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। पहले यहाँ पर इन्होंने पुष्प के पहले पुष्प क्रम को डिस्कस किया है। अब पुष्प क्रम क्या होता है, तो फ्लोरल एक्सिस या पुष्प अक्ष जो होता है
उस पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है पुष्प का क्रम, यानी कि पुष्प क्रम। तो पुष्प क्रम में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि रेसिमोस, साइमोस, ये सब बातें इसमें आती है। तो आइए दोस्तों उसको देखते हैं किस तरह से वो क्वेश्चन डिस्कस हो सकता है यहाँ पर। जैसे कि आपने अगर फैमिलीज के नाम सुने हो, लेग्यूमिनेसी, और लेग्यूमिनेसी के अलावा सोलेनेसी और एक होती है लिलिएसी। तो इसमें से जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है दोस्तों, उसमें रेसिमोस प्रकार का पुष्प क्रम होता है, जबकि सोलेनेसी व लिलिएसी में साइमोस प्रकार का होता है। तो ये आखिर किस तरह से क्या बात है, इसको हम समझते हैं। अगर कोई पुष्पी अक्ष है और उसके सिरे पर पुष्प नहीं आता है, साइड में पुष्प आता रहे, जैसे यहां आया, ठीक है, इधर साइड में आ रहा है, और फिर ये ऊपर बढ़ गया, फिर इसमें साइड में आ रहा, ऐसे, और मुख्य अक्ष आगे वृद्धि करता जाए। इस तरह के जो है पुष्प क्रम, जैसे यहाँ भी ऐसे आया, ये थोड़ा और आगे वृद्धि करे, आगे वृद्धि करे, इस तरह से इस पैटर्न को हम रेसिमोस प्रकार का पैटर्न कहते हैं। और हर पुष्प आगे बढ़ते जाता है, ठीक है, पुराना पुष्प यहां तक लाया, तो ये रेसिमोस प्रकार का पुष्प क्रम है। और इसमें पुष्पों के लगने का जो पैटर्न है वो एक्रोपेटल या अग्र अभिसारी क्रम है। अग्र अभिसारी क्रम या फिर एक्रोपेटल उसको हम कहेंगे। और इसमें एक पैटर्न और हो सकता है, मान लीजिए पुष्पीय अक्ष है, इसके सिरे पर ही पुष्प आ गया, फिर साइड में यहां अगर पुष्प आया, फिर इसको यहाँ नीचे आना पड़ेगा। इस तरह से जो पैटर्न होगा कि पहले पुष्प यहाँ, फिर उसके नीचे नया पुष्प तल में आता है, इसलिए उसको तलाभिसारी क्रम कहते हैं, या फिर तलाभिसारी क्रम या बेसिपेटल। इस पैटर्न को एक्रोपेटल कहा जाता है, जबकि इसको बेसिपेटल कहा जाता है। और दोस्तों ये रेसिमोस है और इसको साइमोस कहते हैं। रेसिमोस और साइमोस दो प्रकार के पुष्प क्रम देखे जाते हैं। तो पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं, पुष्प क्रम कहा जाता है। पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम हम कहते हैं। और दोस्तों इसके दो टाइप है, एक रेसिमोस और एक साइमोस। रेसिमोस में एक तरह से रेस लगती है, वो आगे बढ़ते ही जाता है, मुख्य अक्ष पर पुष्प नहीं आएगा, जबकि साइमोस में मुख्य अक्ष पर पुष्प आ जाता है। इसमें रेसिमोस में आगे बढ़ते जाता एक्रोपेटल, और इसमें आगे नहीं बढ़ेगा, तल में नया पुष्प आएगा तो बेसिपेटल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके उदाहरण की बात करेगा तो रेसिमोस का उदाहरण आएगा लेग्यूम कुल, जबकि साइमोस में आप बता सकते हैं सोलेनेसी एवं लिलियस। इस तरह की बातें हो। और दोस्तों पुष्प क्रम में एनसीईआरटी में आपको जो डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन मिलता है वो यही है कि उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको अक्ष पर पुष्प दिख जाए, यहाँ ये पुष्प अगर दिख रहा है तो आप इसको कहेंगे कि ये बेसिपेटल है, यानी कि साइमोस है। और इसको याद ऐसे रख सकते हैं, सीबी, सी फॉर साइमोस, बी फॉर बेसिपेटल। तो बचा हुआ जो रेसिमोस है वो एक्रोपेटल है, ठीक है। और इसमें अब हम पुष्प को डिस्कस करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो वहां पर पुष्प की सम्मिति की बात आ रही है। पुष्प सम्मित हो सकता है, असम्मित हो सकता है,
और अगर सममित है तो उसमें भी प्रकार हो सकते हैं। दोस्तों जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सममिति यानी कि मान लीजिए जैसे कि ये बॉटल है और इसको मैं दो भागों में यहां से बांटता हूं, तो प्रत्येक भाग इक्वल होगा, मतलब एक जैसा दिखेगा, सिमिलर होगा, एक दूसरे के समान होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह बॉटल सममित संरचना है। और खास बात आपको ये बताऊं दोस्तों इसमें कि इसको मैं किसी भी तल से अगर दो भाग में बांटता हूं तो हमेशा ये दो बराबर भागों में कटेगी, संभावना इस तरह से होगी। तो दोस्तों सममिति में एक ये संभावना हो सकती है कि केवल एक ही अक्ष ऐसा पॉसिबल हो कि दो भाग में बटे, या फिर एक से अधिक अक्ष भी ऐसे संभव हो कि उसमें दो भाग में बढ़ सके। तो इसी के आधार पर हम पुष्प की सममिति को समझेंगे। यदि एक से अधिक तल संभव हो जिससे पुष्प को अलग अलग भागों, मतलब दो समान भागों में बांटा जा सके, तो उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्य सममिति कहते हैं। तो पुष्प की सममिति की बात करें हम, सिमेट्री ऑफ द फ्लावर, पुष्प की सममिति या इसको सिमेट्री कहा जाता है, तो वह दो प्रकार की होती है। एक होती है त्रिज्य सममिति, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक। इसमें कैसी संभावना है, एक से अधिक तल ऐसे, एक से अधिक तल संभव है जिससे हम पुष्प को दो समान भागों में बांट सके। ठीक है, इसको हम त्रिज्य सममिति कहते हैं। और दोस्तों त्रिज्य सममिति या एक्टिनोमॉर्फिक के उदाहरण में भी एक महत्वपूर्ण भाग आता है जो क्वेश्चन बनता है। इसका चिन्ह अगर देखें तो इसको हम पुष्प सूत्र में इस चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। और उदाहरण की बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा एसडीएम। ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट के व्यक्ति को काफी सक्रिय रहना पड़ता है, ऐसा आप मान लीजिए कि सक्रिय रहना पड़ेगा, यानी कि एक्टिव रहना पड़ेगा। तो एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल है एसडीएम। एस से यहां पर आप क्या कहने वाले हैं, सरसों, डी से धतूरा और एम से मिर्च। तो सरसों, धतूरा और मिर्च ये तीन ऐसे उदाहरण है जो कि एक्टिनोमॉर्फिक प्रकार की सममिति दर्शाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिस भी पुष्प सूत्र में ये चिन्ह आएगा वह उसका पुष्प एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री दर्शाता है, यानी कि उसमें कुछ इस प्रकार की सिमेट्री होगी, किसी भी तल से बांटने पर वो हमेशा दो बराबर भाग में कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एस से सरसों यानी कि मस्टर्ड फूल अर्थात ब्रेसिकेसी, डी से धतूरा और एम से मिर्च। सरसों, धतूरा, मिर्च एनसीईआरटी में दिया है डायरेक्ट, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा फैमिली वाइज अगर इसके एग्जांपल देखें, उदाहरण फैमिली वाइज बात करें तो मस्टर्ड कुल भी दिया है, यानी कि ब्रेसिकेसी। उसके अलावा इसी का नाम क्रूसिफेरी है। लेग्यूमिनेसी को छोड़ना है, सोलेनेसी एवं लिलियसी। और दोस्तों एक और सममिति संभव है जिसको हम कहते हैं एक व्यास सममिति, यानी कि अगर किसी कोई सर्कल है, मान लो इसमें इधर कुछ संरचना है, यहां पर कुछ है, ऐसा कुछ संभावना है।
अब मान लो इसको केवल इस तल से ही दो भाग में बांट सके तो कहेंगे कि ये व्यास है, केंद्र से गुजरती रेखा। तो एक ही व्यास संभव है, एक व्यास सममित, जिसको हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। अब जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री किन पुष्पों में देखी जाती है? तो जो लेग्यूम फैमिली है, यानी कि चना, दाल, अरहर, मूंग, मूंगफली, इंडिगोफेरा यानी कि नील, मुलेठी वगैरह जो आते हैं उस फैमिली। तो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री की परिभाषा क्या है? केवल एक ही तल संभव जिससे हम पुष्प को दो बराबर भाग में बांट सके। ठीक है, उदाहरण की बात करें अगर दोस्तों, इसमें उदाहरण जैसे मैग्नीशियम, सल्फर और पोटेशियम दिया। वास्तव में यह मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम नहीं है। अगर किसी मतलब व्यवस्थित बात करें तो Mg से, M से मटर दिया है, G से गुलमोहर, इसमें सेम, और आखिरी में K से केसिया। इस प्रकार की बात कही है। तो मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया, इन सभी में एक व्यास सममिति है जाइगोमॉर्फिक। इसका चिन्ह कैसा है? तो जब इस तरह से किसी पुष्प सूत्र में चिन्ह लगा रहे, प्रतिशत का चिन्ह हो, तो उसको हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। और इसमें एक ही तल ऐसा संभव है। और दोस्तों फैमिली वाइज अगर इसका उदाहरण लिखे हैं तो इसमें हम लेग्यूम कुल लिख सकते हैं, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूम पादप, या उसी को फैबेसी कहते हैं। लेग्यूमिनेसी को ही हम फैबेसी कहते हैं। दाल कुल इसको कहा जा सकता है। इन पौधों के पुष्प में जो सम्मिति होती है वह एक व्यास सम्मिति होती है। और अब कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनको किसी भी तल से काटे तो वो दो बराबर भाग में नहीं कट सकते। तो फिर ऐसे पुष्पों को हम कहेंगे कि ये असम्मित पुष्प है, एसिमेट्रिक फ्लावर है। तो और उसमें कोई सम्मिति है क्या? नहीं है। तो उस पुष्प का उदाहरण क्या है फिर? ऐसा कौन सा पौधा है? तो केना। ठीक है, उसका उदाहरण है केना, असम्मित फ्लावर। तो ये पॉइंट भी आप कवर कर लेंगे। एसिमेट्रिक फ्लावर में क्या आने वाला है? केना आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एसिमेट्रिक या असम्मित पुष्प में आप क्या बताने वाले हो? केना। अच्छा, सम्मिति में कौन से प्रकार है बोलिए? एक होता है त्रिज्य सम्मित यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक, एक होता है एक व्यास सम्मित यानी कि जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में एसडीएम साब एक्टिव है, एस फॉर सरसों, डी फॉर धतूरा, एम फॉर मिर्च। तो सरसों, धतूरा, मिर्च में एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, जबकि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री किसमें है? मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया, मैग्नीशियम, सल्फर और पोटेशियम। ठीक है, और इसके फैमिली वाइज एग्जांपल में फैबेसी या लेग्यूमिनेसी या फिर उसी को पल्सेस, दाल कुल कहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं असम्मित फ्लावर। असम्मित फ्लावर यानी कि ऐसा फ्लावर जिसको किसी भी तल से काट के देख लो वो हमेशा दो बराबर टुकड़ों में नहीं कट पाएगा। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे? असम्मित फ्लावर या असम्मित पुष्प। तो मित्रों ऐसे पुष्प का उदाहरण देखें तो उसका उदाहरण है केना, एनसीईआरटी में जो दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों पुष्प क्रम व पुष्प के कुछ भागों के बारे में बात होती है। अब यहाँ पर हम पुष्प के प्रकार पढ़ते हैं, उसके फ्लोरल पार्ट जो होते हैं, पुष्पीय भाग होते हैं जो, जैसे कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इन सब ये किस अक्ष पर होते हैं उस आधार पर, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। उसमें भी उस पार्ट से भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो केना का जो पुष्प होगा उसमें कौन सी सिमेट्री है? कोई सिमेट्री नहीं है उसमें, वो कैसा है? असम्मित पुष्प है। चलिए दोस्तों अब हम
हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस फ्लावर के बारे में समझेंगे। ये पुष्प के प्रकार किस आधार पर है? यह पुष्प के प्रकार पुष्पीय भाग की सापेक्षिक स्थिति के आधार पर है। मान लीजिए मैं एक लाइन खींच रहा हूं यहां पर। अब देखते हैं कि इसमें यह है मतलब गाइनोशियम भाग है। इसको यहां पर मैंने इस तरह से बनाया, या एक काम करते इसको तो प्रॉपर संभावना है। ये एक हाइपोगाइनस है, इसमें ओवरी ऊपर, थोड़ा लग नहीं रहा है ओवरी जैसा आप कंसिडर करें। अब उसके बाद में एक में संभावना रहेगी बराबर लेवल पर, और एक में संभावना रहेगी कि ओवरी नीचे। किसी भी आकृति के पुष्प हो सकते हैं। अब दोस्तों हम ये सभी जो फूली हुई संरचना है, हर एक को हम गाइनोशियम मतलब ओवरी कह रहे हैं। ओवरी इसको कहेंगे अंडाशय। अब अंडाशय की सापेक्षिक स्थिति के आधार पर पुष्पों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। अब मान लीजिए ये इस लाइन के थ्रू हम समझेंगे। मान लीजिए यहां से कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम निकल रहा है इस स्थिति से, तो हम कहेंगे कि पुष्प के अन्य भाग गाइनोशियम के निचले भाग से निकलते दिख रहे हैं, अर्थात गाइनोशियम खुद ऊपर है, यानी कि इसका जो चिन्ह होगा कि गाइनोशियम ऊपर है, पुष्प सूत्र में ऐसा चिन्ह। और एक शब्द आता है हाइपो, अधो, जायाम। तो हाइपो का मतलब होता है कम, बिलो, नीचे, और किसके नीचे? गाइनोशियम के। तो हाइपोगाइनस फ्लावर, इसको हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर या अधो जायांग पुष्प। ठीक है, अधो जायांग पुष्प कहेंगे इसको। अधो मतलब बिलो, नीचे, हाइपो यानी नीचे। क्या है नीचे? इसके जो अन्य भाग है, जैसे कि ये कैलिक्स, करोला एवं एंड्रोशियम, जबकि ये ओवरी ऊपर है। इस स्थिति में ओवरी क्या कहलाती? सुपीरियर, ऊर्ध्ववर्ती। तो सुपीरियर ओवरी कहलाएगी। इसमें दोस्तों इक्वल पोजीशन पर है, सभी समान स्तर से निकलते दिख रहे हैं। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम सभी समान स्तर से निकलते दिख रहे हैं, इसलिए इसको हम पेरीगाइनस कहते हैं। और अगर नीचे से निकले, मतलब ओवरी नीचे रह जाए और वो अन्य सहायक अंग ऊपर से निकलते दिखे, इसको हम एपीगाइनस कहते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके उदाहरण आपको पता होना जरूरी है। H, SGB, P, PG, वेरी इंपॉर्टेंट। और EP में फिर एपीगाइनस में याद आ जाएंगे दूसरे। H फॉर हाइपोगाइनस, S से मतलब इसमें सरसों, गुड़हल और बैंगन, सरसों, गुड़हल और बैंगन। P से प्लम, गुलाब और आड़ू। और एपीगाइनस में आप एक इंपॉर्टेंट उदाहरण जो नीट 2020 में भी आया है, वैसे तो हम इसमें अमरूद, इसके अलावा रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर,
सूरजमुखी का जो त्रिज पुष्प होता है, ठीक है, रेड फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। सूरजमुखी, सूरजमुखी में अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं का रे फ्लोरेट। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2020। फ्रेंड्स, इस तरह से पुष्प की कुछ बेसिक जानकारी है, और भी पुष्पी भागों के बारे में डिस्कस किया जा सकता है, जैसे कि इसके मतलब प्लेसेंटेशन, बीजांडन्यास आदि संरचना के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।